अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। एक तरफ पंजाब हुकूमत हेल्थ सेक्टर को प्राइवेटाइज़ करने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ उसी हेल्थ सेक्टर के मुलाजिमीन आज सड़कों पर मौजूद हैं। 2 दिन से ख़वातीन मर्द हजरात यहाँ सड़कों पर मौजूद हैं। क्यों, मुतालिबात क्या हैं और क्या कोई हुकूमत इतनी बेहिस हो सकती है कि उनकी माएँ बहनें कौम की सड़क पर बैठी हैं और कोई बात करने नहीं आ रहा? क्या वजह है, इनके मुतालिबात क्या हैं, आपको सब दिखा। करना होगा, जीना होगा, मरना होगा। नाज़रीन, इस वक्त हम चेयरिंग क्रॉस पे मौजूद हैं, जहाँ पर हेल्थ की तरफ से धरना दिया जा रहा है। और हेल्थ में इसलिए कह रही हूँ कि पंजाब भर की जितनी भी तंजीमें हैं उसमें हेल्थ वर्कर्स हैं, नर्सेज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, सब के सब यहाँ पर चेयरिंग क्रॉस पर धरना दिए बैठे हैं। इससे पहले बहुत से अल्टीमेटम्स दिए गए, हुकूमत को बहुत दफ़ा दावत दी गई कि हमसे बात करिए, ये जो आप डिसीजन ले रहे हैं कि प्राइवेटाइज़ कर दिया जाएगा, और ख़ुद से ये डिसीजन ले रहे हैं, जबकि मेजर स्टेक होल्डर्स को उन डिसीजन में शामिल नहीं किया जा रहा। और अब जब उनके मुतालिबात नहीं सुने गए, मानना तो बहुत दूर की बात, तो फिर जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो प्रोटेस्ट और धरने का है। वही यहाँ पर चल रहा है। ग्रेंट हेल्थ अलायंस का ये प्रोटेस्ट क्यों शुरू हुआ, असल कहानी क्या है इसके पीछे, और यहाँ पर जो डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स, पैरामेडिक्स और शोबा सेहत से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी भी तंजीमें हैं, वो अगर यहाँ मौजूद हैं, इस गर्मी में ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, तो वो क्यों है ये आज आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम YDA के पास चलेंगे। प्रेसिडेंट YDA हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर शुएब, उनसे बात का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमेशा कहा जाता है कि YDA जो है वो जब भी कोई चीज़, कोई भी मुतालिबा सामने रखी है तो प्रोटेस्ट, हड़ताल का ऑप्शन ऑप्ट किया जाता है। लेकिन इस दफ़ा तो हमने भी देखा कि बहुत दफ़ा पहले दावत दी जा चुकी थी, बहुत दफ़ा कहा गया था कि हमसे बात करनी, हेल्थ सेक्टर को इन्वॉल्व करें उनके डिसीजंस में, नहीं किया गया। आप लोग आज धरना दे रहे हैं और 7 अप्रैल की जो डेट दी गई थी उसके बाद से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा इसका कि हो क्या रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मैडम फॉर गिविंग द टाइम। सबसे पहली बात यह है कि मैडम पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर 150 BHUs जो कि रिवैम्प हुए, उनको इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट की नज़र किया। वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये ठेकेदारों को दे देते हैं। ठेकेदार किसको बनाया, इन्होंने डॉक्टर्स पकड़े, सिफारशी डॉक्टर, उनको ये इन्होंने महकमे दे दिए। पूरे BHUs के अंदर तकरीबन 25 से 30 एम्प्लॉइज़ थे। उन सब सिफारिशी डॉक्टर क्या, उन्होंने खुद से इंटरव्यू किए, बगैर टेंडर किए, बगैर इश्तिहार, बगैर किसी प्रॉपर्टी के, वो इन्होंने दे दिए। अब एक पायलट प्रोजेक्ट जब भी लॉन्च किया जाता है उसमें 6 मंथ टू 1 ईयर का टाइम होता है कि उसको कामयाब होता है तो आप नेक्स्ट उसमें जाएँ। अब 15 दिन के बाद तकरीबन 19 जो डॉक्टर्स थे उन्होंने वापस कर दिए इनको BHUs, वो नाकाम हुआ। लेकिन 15 दिन के बाद इन्होंने 2300 BHUs और RHCs वो मज़ीद इन्होंने प्राइवेटाइज़ कर दिए। उसका मसला ये हुआ कि वो जहाँ लोग जितने भी मुतासरा मौजूद थे वो तकरीबन हज़ारों की तादाद में थे जो कि मुलाजमत से बिल्कुल हाथ धो बैठे। उन्होंने हमसे रब्ता किया, हमने गवर्नमेंट से रब्ता किया। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन PHFMC, IRMHC, प्राइम मिनिस्टर हेल्थ इनिशिएटिव प्रोग्राम, पोलियो, डेली वेजेस, सारे एडहॉक के थे। नहीं, एडहॉक भी हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट भी हैं और रेगुलर भी हैं। रेगुलर को इन्होंने कहा है कि हम आपको दूसरे इलाकों में ट्रांसफ़र कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। अब मसला कहाँ पे आया? मसला यहाँ पे आया कि कायद-ए-आज़म की तस्वीर है ना, वो नोट पे लगी हुई है, एक आपके लीडर है। अब आपने एक प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर को वहाँ पे लगा के उसको मरियम नवाज़ क्लिनिक का नाम देना शुरू किया। मसला इससे आया कि एक तो प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, ऊपर से आप CM के नाम पे उसको शुरू कर रहे हैं और एक सियासत शुरू हो गई वहाँ पे। सर, सियासत तो सालों से होती आई है, जिसका जो प्रोजेक्ट होता है वो अपनी तस्वीर, अपना नाम लगाता है, तो हम सियासत को ज़रा साइड पे रखते हैं, वरना आप अपने धरने के मकसद को ही ख़राब कर देंगे। जब भी कोई CM इनिशिएटिव लेता है, जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव लेता है, तस्वीर उसी की लगती है, वो चाहे इमरान खान थे, चाहे नवाज शरीफ हैं, चाहे मरियम नवाज़ हैं, शहबाज शरीफ हैं। सियासत को ज़रा साइड पे रख के आप अपने मफाद की बात करें तो ज़्यादा सूट करेगा। उसमें मसला ये हुआ कि जो भी एम्प्लॉइज़ बेरोज़गार हुए वो हमारे साथ इधर आए, उन्होंने मीटिंग्स भी की, हमने भी पैगाम भिजवाया। वहाँ पे हमें ये कहा गया कि हुकूमती बेंचों पे जो लोग अरकान असम्बली हैं वो आप लोगों के साथ हैं। ठीक है। ये तमाम लोग वहाँ से मेंबर जो हमारे स्पीकर हैं पंजाब असम्बली कसूर, उनके डेरे पे गए, 3 दफ़ा इनकी मीटिंग्स हुई, तमाम अपने अपने हल्के के MPs के पास गए, उन्होंने कहा हम आपकी आवाज़ बनते हैं। ठीक है। लेकिन वो आवाज़ कहीं ना कहीं दब गई। ये लोग फिर हमारे पास आए, हमने वहाँ पर रमज़ान में एक रैली निकाली, यहीं से होती हुई मार रोड से वो पंजाब असम्बली से होती हुई फिर प्राइमरी सेकेंडरी गई। वहाँ हमने 3 घंटे रोज़ ये रैली जो है एक इंट्यूशन थी
कि हम धरना दे सकते हैं, हम प्रोटेस्ट करेंगे एट आर वेरी बेस्ट अगर हमारी बात ना सुने। लेकिन उसके बाद किसी ने आपसे रब्ता नहीं किया? कोई रब्ता नहीं किया, बल्कि हमें ये कहा गया कि सेक्रेटरी और जो मिनिस्टर हैं वो एक पेज पे नहीं है। मिनिस्टर चाहते हैं कि ये लोग बेरोजगार ना हो, और ये मैडम नादिया साकिब साहिबा ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट। अब उनको ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो ये और इस बात पे हमें जब हमने कहा कि चाहे वो जो भी है, आप लोग पॉलिटिकल हैं, आप लोग मैंडेट लेके आए हैं, आप लोगों ने मसाइल सुनने, ठीक है, मसाइल तो ना सुने गए, लोगों को पहले ही फारिग करना शुरू कर दिया गया। अब एक लेटर निकाला जाता है जिसमें 7000 डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स एक लेटर के जरिए आपने फारिग कर दिया कि जून के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म है। आप 20 साल से ऑल ओवर द पंजाब, और वो लोग 20 साल से हैं, 20 साल से वो खिदमात दे रहे थे। ठीक है। अच्छा, उस पे हमने जब इसका ऐलान किया धरने का, फिर उन लोगों को चाहिए था तब भी रब्ता कर लेते। काफ़ी दिन थे उसके अंदर, हमने भी कोशिश की टेबल टॉक। अभी तक आपसे किसी की बात नहीं हुई? कोई रब्ता नहीं हुआ। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से आपकी बात? सर मैडम वो कहीं नज़र भी नहीं आ रहे, इस सारे इशू में कहीं नज़र नहीं आ रहे, और उनकी तरफ से जो हमें राब्ते में मिल रही हैं चीज़ें कि मैं इस पॉलिसी का हिस्सा नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है। और जो स्पीकर साहब अंदर खाते आपको बताया जी, और स्पीकर साहब ने कहा कि मैंने ये आवाज़ आके पहुँचाई है, तो हमारा ये मुतालबा सिंपल है, फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 जो आपने पायलट प्रोजेक्ट के बाद लॉन्च किया है उसको अभी रोकें। ठीक है, आप चाह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन ना हो और जो मुलाजिमीन की नौकरी जा रही है वो ना जाए। अच्छा, सर्विस स्ट्रक्चर से लेकर आज लोगों की नौकरी तक की बात आ गई है। क्यों हमेशा एक प्रोटेस्ट, एक धरना इसी तरफ जाया जाता है? क्यों बीच का रास्ता पहले से नहीं निकल आता? आप देखिएगा, ये अभी भी ये सॉर्ट आउट होगा, एक डायलॉग के बाद होगा, जब पीक पर चीज़ें पहुंच जाएंगी उसके बाद होगा। उससे पहले से इस चीज़ को क्यों नहीं मैनेज कर लिया जाता? ये सवाल मेरा गवर्नमेंट से भी है, लेकिन आप लोगों से भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मुदस्सिर, चेयरमैन वाईडीए पंजाब, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। जब आपने किसी इदारे को तबाह करना हो और उसके बाद उसको बेचना हो, तो उससे पहले ये वाले सारी चीज़ें स्टेप्स लिए जाते हैं। आप ये देखें कि अब जो हमने न्याजी साहब ने आपको डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स की रुदात सुनाई है जी, इसका जो असल इम्पैक्ट आना है वो आम आवाम, गरीब आवाम पे आना है। क्यों? आप ये बेहतर समझते हैं कि जो सरकारी अस्पताल है या सरकारी इलाजगाहें हैं, उनकी तरफ सिर्फ गरीब आदमी रुजू करता है। उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास सिफारिश नहीं है, उसके पास सहूलियात नहीं है। वो यही उम्मीद लेके सरकारी अस्पताल जाता है कि मुझे अच्छा और मुफ्त इलाज मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर ये शिकायतें भी आती हैं कि वो सरकारी अस्पताल, हम लाहौर की बात नहीं करते, हम पंजाब पूरे की भी बात कर लें तो वहाँ वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं जो उस गरीब आदमी का हक है। वहाँ पर एक एक बेड पे अभी भी 4-4 लोग हैं। तो अगर गवर्नमेंट से हैंडल नहीं हो पा रहा, इसमें आप लोगों का कसूर नहीं है। अक्सर मरीज़ों का गुस्सा आप लोगों पे निकल जाता है, हेल्थ वर्कर्स पे निकल जाता है, आप लोगों का कसूर नहीं है क्योंकि फैसिलिटीज़ कम है। तो अगर गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, जहाँ पे कोई इन्वेस्टर पैसा लगा के उसको बेहतर कर देगा, तो गरीब आदमी का ही भला होगा। मैडम, आप ये समझें कि जब एक बंदा इन्वेस्टर पैसा लगाएगा तो वो उसकी, देखिए, सेहत देना बुनियादी जिम्मेदारी रियासत की है, ठेकेदार की नहीं है। वो ये नहीं सोचेगा कि अवाम के पास पैसा है कि नहीं, वो ये सोचेगा जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है मैंने उसको डबल कैसे करना है। ये एक बिज़नेस का असूल है। तो जब आप अपने इदारे, अपना मुल्क बेचेंगे तो आप खुद एहसास नहीं कर रहे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरे ठेकेदार आपका एहसास करेंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन करने से एक बिजनेस बन जाएगा? ये है ही बिजनेस, और आवाम का जो भला हो रहा है थोड़ा बहुत ही सही, बिल्कुल नहीं होगा। आप देखिए, जब एक बंदा जिसके पास पैसे है ही नहीं, वो इलाज करा ही नहीं सकता। आज भी वो सरकारी अस्पताल से जब हम उन्हें कहते हैं, मरीज़ क्यों चीखते हैं सरकारी अस्पताल में आके कि हमें दवाई बाहर से लिख के दे जा रही है, वो ये नहीं कहते कि हमें डॉक्टर नहीं चेक कर रहा। उनको इस पे भी एतराज़ नहीं है कि एक बेड पे 2 मरीज़ है। उनकी चीखें निकलती हैं कि हमें बाहर से दवाई लानी पड़ रही है, मुफ्त अद्वियात नहीं मिल रहे, अद्वियात नहीं मिल। अब अगर उसको प्राइवेट में, तो दावे किस चीज़ की करती है गवर्नमेंट कि हम मुफ्त अद्वियात दे रहे हैं लोगों को, घरों में वो दे रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मैंने प्राइवेटली सीक्रेटली इस पर एक शो भी किया है। मैंने लोगों का फीडबैक लिया है कि सरकारी अस्पतालों में उनको मसला क्या है, और आप यकीन करें 95% लोगों ने डॉक्टर का नाम नहीं लिया, 95% लोगों ने नर्सेज, पैरामेडिक्स का नाम नहीं लिया। उन्होंने यही कहा कि दवाई, मैडम वो समझते हैं। देखिए, आप लाहौर कितना बड़ा शहर है, आपने पूरे पंजाब में सुना। अब आपको इनकी प्रायोरिटीज़ का अंदाज़ा होगा। आपने पूरे पंजाब में ये सुना होगा कि जो ज़्यादा बीमार है उसको लाहौर ले जाओ, और लाहौर में आखिरी टर्शरी केयर हॉस्पिटल 1991 में जना अस्पताल बना है जिसको अब ये बेचने जा रहे हैं। तो जब इनकी प्रायोरिटी सेहत है ही नहीं, जो ब्यूरोक्रेट, जो सियासतदान, जो वज़ीर, जब उसको मीडिया को और अपनी एडवर्टीजमेंट करनी होती है, वो हॉस्पिटल में आता है, आके मरीज़ों को जो है ना शाबाश देता है, हेल्थ प्रोफेशनल को लान तान करता है, अवाम में वाह बनाता है, चला जाता है।
मरीज़ उधर ही रो रहे हैं। मरीज़ उधर ही रो रहे हैं। परेशानी ये वही है जो आज से 12 साल पहले आपकी भूख हड़ताल के कैंप से शुरू हुई थी, मैंने वो भी कवर किया था, जो कई सालों से मुसलसल हर हक़ के लिए सड़कों पर निकल कर ही वो हक़ मिला, कभी मिला और कभी आपको एक कैंडी पकड़ा दी गई कि भाई अब सब्र करें और सिस्टम का हिस्सा बन जाए। अब आगे करना क्या है? धरना तो आपने दे दिया, स्ट्रेंथ शो कर दी, पूरे पंजाब से यहाँ पर ख़वातीन की बड़ी एक तादाद मौजूद है, मर्द हज़रात अपनी फैमिलीज़ छोड़ कर आए हुए हैं, ख़वातीन फैमिलीज़ लेकर आई हैं, अपने हक़ के लिए लड़ी। अब आगे करना क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर विकास वाइडिया गुजरात से। सबसे पहले जो एक चीज़ है, जितने लोग भी यहाँ पे निकले हुए हैं इन्हें कोई शौक़ नहीं है बाहर निकलने का। सही कह रहे हैं, ये लोग गर्मी में अपनी किसी को कोई शौक से नहीं बैठा हुआ। ये लोग अपनी मजबूरी के लिए निकले हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों को, दूध पीते बच्चों को साथ लेके आए हैं। देखें यहाँ पे कई बंदे ऐसे बैठे होंगे जिनके पास फीडर होंगे, जिनके छोटे बच्चे उनके साथ हैं। अभी भी आपको ये छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं। कोई भी बंदा इतनी गर्मी अपने लिए भी बर्दाश्त नहीं करता, ये तो अपने छोटे बच्चों को लेके आए हैं। ये डू और डाई सिचुएशन है। देखिए गवर्नमेंट ने एक प्लान मरतब कर लिया कि हमने जितने भी BHO हैं, जितने भी RH हैं, जितना भी हेल्थ का हमारा सेक्टर है, सबको हमने प्राइवेट करना है, सबको हमने ठेके पे देना है। अभी टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स की बात नहीं, टर्शरी केयर का काम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये अभी की बात नहीं। जिना हॉस्पिटल का उन्होंने उसमें नॉमिनेट कर दिया हुआ। अच्छा। ठीक है, उसके बाद म्यू में और इस तरह से बाकी जो हॉस्पिटल है उनका भी वो बारी बारी करेंगे। अच्छा। सबसे पहले तो ये जो गरीब आवाम बाहर निकली है, ये अपने हक़ के लिए भी निकली है, और ये जो आम आवाम घरों के अंदर बैठी हुई है जिन्हें ये फ्री इलाज कल को नहीं मिलेगा, ये उनके लिए भी अब आगे करना क्या है? मेरा सवाल हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, यहाँ से हम लोग वापस जाने वाले नहीं हैं। बिल्कुल यहाँ से हम लोग, हमारे पास अगर OPD बंद करनी पड़ी हम OPD बंद करेंगे, हमें इंडोर सर्विसेज बंद करनी पड़ी हम इंडोर। अब आप देखें यहाँ मेरा आपसे एतराज़ शुरू हो जाता है। आप यहाँ रोड पर बैठे हैं, रोड ब्लॉक हुई है, शहरी परेशान हो रहे हैं। मैं कोई 1.5-2 घंटे के बाद पहुँची हूँ यहाँ पर, हालांकि 20-25 मिनट का रास्ता था, बट मैंने लेट गो किया कि आप लोग अपने हक़ के लिए बैठे हैं। आउटडोर बंद कर देना, इमरजेंसी बंद कर देना, तो आप तो खुद उस मरीज़ को रोल रहे हैं जो बेचारा 10 रुपये की पर्ची पे, 1 रुपये की पर्ची पे इलाज कराने आ रहा है। तो फिर तो आप खुद उसमें हर्डल बन जाएंगे जिसका इल्ज़ाम आप हुकूमत पे लगा रहे हैं। जी अच्छा, सबसे पहले मतलब अस्पतालों में हड़ताल की बात समझ नहीं आती है, सड़क पर धरना देने चले फिर भी एक पॉइंट मिल जाता है कि ठीक है अपने हक़ के लिए बैठे हैं। अस्पताल बंद करके आप एक गरीब आदमी को महरूम कर देंगे जो 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार और अब डॉक्टर्स 4-4 हज़ार ले रहे हैं प्राइवेटली, नहीं अफोर्ड। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि हम लोग हॉस्पिटल के अंदर जो हमारी इमरजेंसी उसको बंद करते हैं, हम बिल्कुल बंद नहीं करते। हुआ है एक दफ़ा, हमारी आपको याद होगा इमरजेंसीज भी बंद हुई हैं। मैडम आज भी, पिछले साल भी देख लें, काफ़ी अरसे से देख लें, जितना भी आप देख लें, इमरजेंसी सिर्फ उस सूरत बंद होती है जिसको आप समझे आपको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है। जब बंदा खुद ही ना रहे तो वो दूसरों को क्या देख सकता है। हम लोग इमरजेंसी कभी भी बंद नहीं करते। OPD हमारी एक टोकन स्ट्राइक होती है। हम लोग जितने हमारे इंडोर में बहुत लोग मुतासर, मैं आपको बताता हूँ, उसमें इंडोर पेशेंट्स हमारे सारे देखे जा रहे होते हैं, ऑपरेशन सारे हो रहे होते हैं, इमरजेंसी में हम लोग सारे डील कर रहे होते हैं, और इवन इमरजेंसी का लोड जो है ना वो डबल ट्रिपल हो चुका होता है। जो OPD के पेशेंट्स होते हैं वो भी हमारे पास उधर आ रहे हैं, हम उन्हें भी ना नहीं कर रहे होते। फ़ायदा क्या? वो इसलिए नहीं करते कि एक तो जो टोकन स्ट्राइक होता है हुकूमत को एक मैसेज देना होता है कि हम लोग इसको इस तरह के आप चूँकि उनको बता भी रहे हैं और आपका ताल्लुक भी लाहौर से है तो आपको ज़्यादा आइडिया भी होगा। तो इस तरह की कन्वर्ट करके डाइवर्ट कर दिया जाता है बेसिकली कि अगर ये हमने आउटडोर एक सड़क है फ्लैग से उसको बंद किया हुआ तो दूसरी सड़क से गुजरने देंगे, इससे आप अपना ही वो कर रहे होते हैं। हुकूमत को कभी फ़र्क पड़ा आउटडोर बंद होने से? अब हमारी एक जिम्मेदारी है, जो रियासत है अब ज़्यादा जिम्मेदारी उसकी है। आप देखिए हम शुरू हुए थे काली पट्टियाँ पहनने से, आज से 6 माह पहले, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता बाहर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, आप लोगों के थ्रू इनके आगे दुहाइयाँ दी। अब वो रियासत में आए ना, आज भी हम मरीज़ों के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जब ये आज उस टाइम आप कह रहे हैं फ्री इलाज नहीं मिलेगा, जब हमारी प्रोटेस्ट होगी, हम प्रोटेस्ट ये कर रहे हैं कि इनको फ्री इलाज दो, ये पैसे दे के इलाज नहीं कर पाए। सही है। अच्छा मुझे अब एक आखिर में मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि अगर ये लेट्स से हो जाता है, ठीक है, मैं नहीं चाहूँगी कि ऐसा हो कि किसी का भी नुकसान हो, कोई नौकरी से जाए या कोई मरीज़ ख्वार हो, लेकिन लेट्स से अगर ये हो जाता है, सबसे ज़्यादा नुकसान आवाम मरीज़ के अलावा किसका होगा आपके हेल्थ सेक्टर में? सबसे ज़्यादा किस चीज़ का डर है? कौन से सेक्टर के जो मुलाजमीन हैं उनको फारिग किया? सबसे पहले वो बम उनके ऊपर गिरेगा। सबसे ज़्यादा जो आपको यहाँ पे तादाद नज़र आ रही है, हमारे अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स, हमारी लेडी हेल्थ विजिटर्स, हमारे डिस्पेंसर्स, हमारे PHFMC के मुलाजमीन, हम डॉक्टर्स हैं ना, हमारे पास एक ऑप्शन है प्राइवेट प्रैक्टिस, इनके पास नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके पास भी चलते हैं जी और उनसे भी बात करते हैं। हम एक तरफ दावा करते हैं कि हुकूमत ने रोज़गार प्रोवाइड करना है, हम एक तरफ दावा करते हैं
हैं हमने अपनी ख़वातीन को एम्पावर करना है। हम एक तरफ दावा करते हैं कि पाकिस्तान की मेजर परसेंटेज पॉपुलेशन की ख़वातीन की है, और अगर वो कमाना शुरू हो गई तो हालात बेहतर हो जाएंगे, महंगाई नहीं लगना शुरू होगी। और वही हुकूमत उन ख़वातीन को अगर बेरोज़गार करने पर तुल आई है तो कोई बात क्यों नहीं करने आ रहा, कोई बीच का रास्ता क्यों नहीं निकाल रहा, कोई इनको अपनी बात समझाए, कोई उनकी समझे। बहरहाल उनके पास भी चलते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आ जाए। करना होगा, जीना होगा, मरना होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। चेरिंग क्रॉस पर हम मौजूद हैं यहाँ पर, और आप देखिए कि एक बड़ी तादाद में ख़वातीन मेरे पीछे यहाँ मौजूद हैं जो अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आई हैं। वो तमाम लोग हैं जिनका ताल्लुक़ हेल्थ से है, हेल्थ डिपार्टमेंट से है, और अपनी नौकरी के लिए, अपने इज़्ज़त के लिए, अपने एहतराम के लिए, कि किसी को भी अपनी नौकरी में, अपने काम में इज़्ज़त और एहतराम चाहिए होता है। और जब उनके सर पर यह तलवार लटकती रहेगी कि आपको फ़ारिग कर दिया जाएगा, आपका इदारा प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, तो फिर आप सोचिए कि कितना बड़ा वो डर होता है। और ये डर ही है कि पूरे पंजाब से लोग, ख़वातीन अपना घर छोड़कर यहाँ पर आई हुई हैं बच्चों के साथ, अपने बैग्स बनाकर, इसका मतलब लंबा तहिया करके आई हैं कि हम अपने मुतालिबात के पूरे होने तक यहाँ बैठे रहेंगे। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं उनके मुतालिबात क्या हैं मुख्तलिफ दूर दराज के इलाकों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है जी आपके? जी शुक्र। कहाँ से आई हैं आप? मैं तो गुजरावाला से आई हूँ। गुजरावाला से जी। अच्छा, गुजरावाला में आप किस सेक्टर में काम करती हैं, थोड़ा सा बताइएगा। मैं एज ए मिडवाइफ हूँ, तो मैं अभी HU ततलियाली में जॉब करती हूँ। ठीक है, तो हमने कितने अर्से से काम कर रही हैं? मुझे तकरीबन 19 साल हो गए हैं जॉब करते हुए। कॉन्ट्रैक्ट पे मैं परमानेंट हूँ। और फिर भी आपके सिर पे तलवार जी ऐसे ही है। हम लोगों ने बहुत मुश्किलात का सामना किया है। ठीक है, तो हमने अकेले ड्यूटी की हुई है, और इस तरह जंगलों में रह के। और आज ये कहा जा रहा है कि कुछ पता नहीं कल को। हाँ जी, आज ये हमें ख़त्म कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? तो हम यही कह रहे हैं कि हम जिधर जिधर हैं तो वहाँ पे हमें रहने दें। रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, जिधर हैं वहीं रहने दें। परमानेंट वालों के लिए तो ये हो रहा है ना कि ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इधर से उधर कहीं ना कहीं लगा दिया जाएगा। जी ऐसे ही है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से आई हैं? जिला राजनपुर से आई। राजनपुर से? इतनी दूर? हाँ जी, रुझान शमशेर खां मज़ारी के इलाके से। इस प्रोटेस्ट के लिए? जी। क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है? हमारी जूनियर्स है, PHFMC वाले और IRMNCH वाले 12-18 सालों से, 20 सालों से हम लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। जहाँ डाकू लोग, चोर लोग रहते थे, वहाँ जाके हम लोगों ने मेहनतें की हैं। अब हमारे सेंटरों को वो निजकारी में वो कर रहे हैं, आउटसोर्स हम नामंजूर करते हैं। लिहाजा हम लोगों की मेहनतों को देखा जाए, हम लोगों के जॉब्स को वहीं रहने दिया जाए जहाँ हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारे बच्चों के बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने कोई भी कैंपेन कामयाब करनी हो, वो चाहे पोलियो कैंपेन हो, वो चाहे हिफाजती टीकों की कैंपेन हो, वो किसी भी कैंपेन का आप नाम ले लीजिए, दूर दराज के इलाकों में ये ख़वातीन ही है जो वहाँ तक पहुँचती हैं। यही लोग हैं जो मेहनत करके सारा दिन एक घर से दूसरे घर चक्कर लगाते हैं। ऐसे सेंटरों पे हमने काम किया जहाँ कभी डिलीवरी नहीं आती थी, हमने 100 तक पहुँचाई है डिलीवरी। तो उसके मुकाबले में हम लोगों को अगर इस तरह रोला जाएगा तो फिर सही तो बात नहीं है। सही नहीं रहेगा, बिल्कुल सही। आज से पहले कभी ये तलवार लटकी है? नहीं, हमने तो बड़ी दफ़ा देखा है हेल्थ वर्कर्स और ये लोग प्रोटेस्ट करने। तीसरी बार इसी हुकूमत में या पहले भी? पहले भी थी, इसी पिछली हुकूमत में नहीं हुई थी। इसी जब इनकी हुकूमत आती है ना फिर ऐसे होता है। फिर ऐसे होता है? क्यों करते हैं? मसला करते हैं। वजह क्या समझ आती? पता नहीं वजह क्या है इनका, और तो कुछ नहीं। ये मुल्क के वो तो नहीं है ना, खैर खा तो नहीं है ना। नवाज साहिबा से कहा जाए कि वो हमारी माँ बनती है ना, तो माँ बन के दिखाएं, हम सबको यतीम ना करें, हम औरतों की माँ बन के दिखाएं, सौतेली ना बने। बिल्कुल सही कह रही हैं जी। ये खातून वज़ीर आला जो है उन्होंने ये दावा किया है कि वो पूरे पंजाब की, पूरे पाकिस्तान की माँ हैं, और माँ से मुराद ये है कि सबकी हिफाजत करेंगी, सबको प्रोवाइड करेंगी चीज़ें। लेकिन यहाँ तो जो पीछे पूरा एक मजमा लगा हुआ है जो ख़वातीन अपना घर चला रही हैं, बजाय इसके कि हमें इन पर फ़ख्र होना चाहिए कि अपनी फैमिली संभालने के साथ साथ ये लोग काम कर रही हैं, 12-12 घंटे ड्यूटी दे रही हैं, गर्मी सर्दी बारिश के मौसम में। आज उनको सिला ये मिल रहा है कि उनके सर पर तलवार लटक रही है कि उनको फारिग कर दिया जाएगा या ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? आप अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। हम आए हैं गुजरावाला से आए हैं। गुजरावाला से जी।
क्या कहना चाहिए? मैं लेडी हेल्थ मिनिस्टर हूँ और ये देखें, जब हम सेंटरों में काम किया था ना, तो कब्रिस्तानों में सेंटर थे, कोई वीराने थे, क्या ख्याल है, हमने वहाँ पे रहाइश इख्तियार करके हमने काम किया, रनिंग किया, सारा कुछ किया, ठीक है ना। अब जब रनिंग हो गई है, सारा काम सेट चल रहा है, तो उठा के हमें फेंक रहे हैं। विदाउट पेंशन भी नहीं देनी आपको, मराहत भी नहीं देनी आपको, तो लिहाजा आप घर जाएँ। और जो मेरा मतलब है कि हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको प्रोटेक्शन मिल रही है और हमें उठा कर तो बाहर फेंका। कितने सालों से नौकरी कर रहे हैं? सर्विस को 30 साल। 30 साल। हाँ, रिटायरमेंट का हमारा टाइम है और इन्होंने जलील किया हुआ है हमें। अब क्या करें, बच्चों के मोहताज बन जाए, इसीलिए तो सर्विस करता है ना बंदा, कि कम से कम एंड पे बुढ़ापे में हमारा कोई सहारा बनेगा, मसला बनेगा। इन्होंने सहारे छीन लिए हैं, या घर बनाना है, मकान बनाना है, बच्चों की किसी की शादी करनी है। अब तो हमारी वो स्टेज, हम तो कुछ और कर भी नहीं सकते। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जी आपके? जी ठीक है, अल्लाह। क्या कहना चाहेंगी आप आज के इस घर में? इस अरसे से काम कर रहे हैं, इतने अरसे से हम काम कर रहे हैं, तो 30 साल 25 साल लाहौर से। हाँ जी। तो अब ये कह रहे हैं, सडनली उन्होंने कह दिया कि हम जी आपको निकाल रहे हैं, हमने और सोच। हाँ जी, ट्रांसफर पे काम कर रहे हैं? नहीं, मेरा परमानेंट है। आपको ट्रांसफर कर रहे हैं? हाँ जी, दूर दराज आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। आप देखिए ना, अगर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट करेंगे, इनके फ़र्ज़ करें हमें यहाँ से गुजरात भेज देते हैं, तो हम कहाँ कैसे जाएँगे डेली? मतलब ये है कि हम जाने में 3-4 घंटे सर्व हो, आने में हो, तो ड्यूटी क्या करेंगे? तो हम यही कहते हैं कि हम पे मेहरबानी करें और हमें हमारी जॉब पे। ठीक, सही है। आप देखें, एक बात उनकी बिल्कुल ठीक है। 30-30 साल इन्होंने अपनी सर्विस को दे दिए और इस सर्विस में उन्होंने हर सख्ती बर्दाश्त की। गवर्नमेंट की तरफ से अगर रिसोर्सेज नहीं भी दिए जाते थे, सिर्फ एक ऑर्डर पास होता था सिस्टम होने के बगैर, उसके बावजूद इन्होंने हर गली मोहल्ले में जाकर पहुंचकर वो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। इसका मतलब कि गवर्नमेंट के हेल्थ सेक्टर में कहीं ना कहीं इन्होंने 30-25 साल अपना रोल प्ले किया है। और आज जब इन्हें जॉब इनसिक्योरिटी लागू हो गई है, तो इतनी कर्टसी तो मेरे ख्याल से किसी में भी होती है कि आपने अगर एक उम्र के बाद कुछ लोगों को आप चाहते हैं कि यंग ब्लड आए, एनर्जेटिक लोग आएँ, कुछ बेहतर काम हो जाए, क्योंकि सिस्टम तो इन लोगों ने बना दिया, तो इन पेंशन्स तो इनका हक है, मरात तो इनका हक है। अगर आप इनको कह रहे हैं कि जी अब इस सर्टेन एज के बाद आपने रिटायर हो जाना है, आपकी रिटायरमेंट की एज आ गई है, तो आप उनसे वो 30 साल के पर्क्स जो इनको प्रॉमिस किया गया था, वो कैसे छीन सकते हैं? बहरहाल, मेरे पीछे देखें, आपके कुछ ख़वातीन बच्चों के साथ भी यहाँ पर हैं, अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आई हुई हैं, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। उनके पास भी चलेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आ जाएंगे। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और यहाँ पर कुछ ख़वातीन जो हैं वो बैठी हुई थी, नारे लगा रही थी। जहाँ हम बात कर रहे हैं कि ये ग्रैंड हेल्थ अलायंस का प्रोटेस्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे पर्सनली मुतासर कर रहा है वो इन ख़वातीन का धरना है। उसकी वजह ये है कि ये वो सब ख़वातीन हैं जो कई सालों से अपने घर बार को साथ साथ चलाते हुए नौकरी कर रही हैं, सर्विस कर रही हैं, ऐसे एरियाज़ में जहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं होती है, जहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, जहाँ पर आपको नहीं पता कि किस तरह से आप किस गली मोहल्ले में जाएंगे तो आगे किस किस्म के लोग होंगे। इसके बावजूद निडर होकर कई सालों से गर्मी, सर्दी, बारिश में ये ख़वातीन अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रही हैं। और आज उसका सला ये मिल रहा है कि आपने एक तलवार निकाली जो इनके सर पर लटक रही है कि या तो आप नौकरी से जाएंगी या आपको आपके डिस्ट्रिक्ट से बाहर फेंक दिया जाएगा। इतनी रिस्पेक्ट तो आपके बायलॉज में लिखी हुई है, आपके कोड्स में लिखी हुई है कि कोई भी खातून ब्यूरोक्रेट अगर हम कह लें तो कोशिश की जाती है कि कहीं ना कहीं वो अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास रहें, कहीं दूर दराज उसको उठा के ना फेंक दिया जाए, क्योंकि बहुत सी मजबूरियों को रिस्पेक्ट करती है गवर्नमेंट। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि वो सारी की सारी अखलाकियात, वो सारी की सारी एथिक्स जो हैं वो उसको साइड पर रख दिया गया है। आप प्राइवेटाइज़ करना चाहते हैं, आप एक प्लान लेकर आए हैं, तो कम से कम मेजर स्टेक होल्डर्स जिनका ताल्लुक है बराह रास्त इस चीज़ से, उनको तो ऑन बोर्ड लें, उनसे तो मशवरे करें।
मतलब इस तरह नहीं होता, डिक्टेटरशिप नहीं होती है कि आपने फैसला सुना दिया और बस अब उस पर फैसला होगा। जमहूरियत इसका नाम नहीं है, जमहूरियत इसका नाम है कि आप हर तरफ से बात सुने। यही वो लोग हैं, यही वो आवाम है जिसने आपको वोट दिया था, और आप अगर इनकी बात नहीं सुनेंगे, इनके प्रोटेस्ट के ऊपर आप एक्शन नहीं लेंगे, तो फिर मजबूरन हमारे कौम की माएँ बहनें बेटियाँ जो हैं वो इस तरह सड़क पर बैठी होंगी। और आप यकीन करें कि इस गर्मी में घर बार छोड़कर छोटे छोटे बच्चों के साथ कोई अपना बैग लेकर आया हुआ है, कोई बच्चे का फीडर जो है वो इस गर्मी में सड़क पर बैठकर बना रहा है, तो खुदा का खौफ करें। ख़ास तौर पर सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, खुद आइए यहाँ पर, अपने नुमाइंदे भेजने के बजाय खुद आइए, इनसे बात करिए, कम अज़ कम इनकी मुतालबे सुनिए, इनकी सुनवाई तो करिए। इनसे बात करेंगे हम कि ये लेडी हेल्थ वर्कर्स और ग्रैंड हेल्थ अलायंस का जो हिस्सा है या जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, इनके मुतालबात क्या हैं, और ख़ास तौर पर डायरेक्ट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से ये क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दिन का प्लान है यहाँ धरना देने का? सबसे पहले तो मुझे देखिए, पहले तो हमारा एक छोटा सा कोई मुतालबा एक होता था गवर्नमेंट से, अपनी सेफ्टी के लिए होता था, तो हम कहते थे कि जी हम 2 दिन 4 दिन रेगुलाइज करें। इस बार ना वो जज्बात हैं और ना वो मुतालबात हैं। इस वक्त हम सिर्फ अपनी जंग नहीं लड़ रहे, हम इस वक्त पूरे माशरे की, पूरी कम्युनिटी की, लोगों की ज़िंदगियों की जंग लड़ रहे हैं। अगर किसी महज़्ज़ब माशरे में ये सब कुछ हो चुका होता ना, जो अभी मैं आपको बताऊँगी, तो ऐवान हिल चुके होते। हमारे पास 3 सेंटर हैं लाहौर के अंदर, 3 सेंटर है, तोकीवान, छापा और मनामा। इन 3 सेंटर के अंदर पिछले महीने जो ज़बरदस्ती अनट्रेंड लोगों से डिलीवरीज करवाई गई हैं, वहाँ पे 10 बच्चों की अमवात ड्यूरिंग डिलीवरी हुई है। ये अवानों को हिला देने वाली बात थी, और गवर्नमेंट के सर से पाँव तक इन्हें कांप जाना चाहिए था कि हमने किन प्राइवेटाइज, ये तीनों सेंटर प्राइवेटाइज हुए थे, और वहाँ पे लोगों को रिपोर्ट की है, सीओ साहब के पास खुद गए हैं। हर लेवल पे मैंने आवाज़ उठाई है कि खुदारा इस जो आप नस्ल कुशी एक किस्म की कर रहे हैं, इसको रोकें। ये गज़ा नहीं है, ये पाकिस्तान है, हम आज़ाद शहरी हैं। आपने फैसिलिटेट करना था लोगों को, आपने हेल्थ एजुकेशन में लोगों को फैसिलिटेट करना था। आप तो यहाँ पे कातल बन के आ गए हैं। इन्होंने सिर्फ 7 लाख रुपया एक प्राइवेट डॉक्टर को, जो कि कोई तजर्बा नहीं रखती मैनेजमेंट का, न्यूली वो लोग निकले हैं वहाँ से MBBS करके, उनको इन्होंने पट्टे पे ये दे दिया, रेंट पे, रेंट एक कार की तरह इन्होंने उनको ये थमा दिया। लेकिन आप लोगों में, आप सब लोगों में लेडी हेल्थ वर्कर्स भी हैं, मिडवाइफ्स भी हैं, वो तमाम लोग हैं जो मेडिसिन से लेकर कोई भी इनकी कैंपेन आती है, आप लोग वो रन करते हैं, आप फ्रंट मैन होते हैं उस चीज़ का। तो अगर आप लोगों को ही डिस्पर्स कर दिया जाएगा, आप कहाँ से हैं मैडम? हम तो लाहौर से हैं। इन लोगों को अगर डिस्पर्स कर दिया जाएगा, कोई गुजरात से आया, कोई राजनपुर से आया, कोई कहीं से आया है, तो उस इलाके को जितना वो जानती हैं, क्या कोई नया बंदा जान सकेगा? क्या नहीं, वो कोई नया बंदा नहीं जान सकता, इसलिए कि क्योंकि वो वहाँ की रिहायशी है, वहाँ का उन्हें सब कुछ पता है, अपनी कम्युनिटी है, कम्युनिटी के लोग हैं। एक यूसी है, यूसी में वो काम करती हैं, उनको यूसी में हर घर का पता होता है कि भाई यहाँ क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला। अब कोई नया बंदा आएगा, वो क्या कर सकता है, उसको तो पता ही नहीं कुछ। आपको कितने साल हो गए? मुझे 26 साल हो गए हैं, मैं लेडी हेल्थ वर्कर हूँ। लेडी हेल्थ वर्कर हैं, और हमारे साथ LHS भी आई हुई है लेडी हेल्थ। परमानेंट है ना? जी परमानेंट। तो आपके सर पे कौन सी तलवार कर रहे हैं ना? आपके सर पे कौन सी तलवार? यही तलवार लटकी है जी। आप निकलो, ये लीव एनकैशमेंट पे डाका डाल गया, अब उन्होंने वो पेंशन जो है वो रोक लिया, अब रिटायरमेंट के लिए वो कर रहे हैं गोल्डन शेक हैंड, तो दे दे हमें गोल्डन शेक हैंड, हम चले जाते हैं। अच्छा, आपको उसके बाद हमारे बच्चे का मुस्तकबिल किसने संभाला? हाँ मुझे बताइए। चलो ऐसा करें, एक लेडी हेल्थ वर्कर को दे दे, कोई 20 करोड़ रुपया छोड़ देंगे। सही है, सही है। अस्सलाम वालेकुम जी। आप भी लाहौर से हैं? जी लाहौर से। क्या कहना लेडी हेल्थ वर्कर है जी। इसी तरह ये सारे, जिस तरह हम हर घर में जाते हैं और इस तरह हमारी हक तलफी हो रही है, हमारे बच्चों की हक तलफी हो रही है। आपको क्या कहा जा रहा है, मतलब आप ज़ाती तौर पर आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात क्या है? यही प्राइवेट कर रहे हैं, और फिर खुद से प्राइवेट करने से आपको क्या नुकसान होगा, मुझे ये समझाइए। तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो, प्राइवेट करने से तो काम बेहतर हो जाएगा ना? नहीं, बेहतर नहीं, हमारी पेंशन आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। नहीं, काम तो हम अभी भी बहुत ज़्यादा करते हैं, जो काम या जिस काम का भी इन्होंने हमें प्राइवेट होने से पूरा। देखें, मैं एक सवाल समझना चाह रही हूँ और मैं अपने नाजरीन को भी समझाना चाह रही हूँ। जो परमानेंट हैं, जो एडहॉक पर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, उनका तो मुझे समझ आता है कि उनके सर पे तो ये तलवार लटक रही है कि उनको नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी कोई नहीं है।
आप लोग परमानेंट हैं, आपके सर पे क्या इन्होंने ये नई पॉइंट की है जो कि 3500 की आबादी की पॉपुलेशन पे काम करेगी और वो प्राइवेट कंपनी की हायर की हुई मुलाजिमा होगी, ठीक है। उसको इन्होंने इन पावर कर दिया है, उनको इन्होंने सारे जो नई सारी जिम्मेदारियां उसको दे दी हैं। और चूंकि हम पेंशन पे हैं और गवर्नमेंट का ख्याल है कि जो बंदा हमारी पेंशन ख़त्म होने जा रही है और साथ ही इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो लोग सर्विसेज इतनी ज़्यादा कर चुके हैं अब वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा सकते जिस तरह के यंग लोग करेंगे। तो अगर ये कहेंगे कि ये 3500 की आबादी और ऑन ऐप पे सारी वर्किंग उन्होंने शिफ्ट कर दी है, सारी रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दिया है, नए लॉज लेके आ रहे हैं, फिर आप जो एक्टिविटी फील्ड के अंदर करेंगे फिर उसी एक्टिविटी का आपको पे किया जाएगा। ये एक नया, जैसे आप किसी को कॉपी कर रहे हैं तो एट द स्पॉट आप करेंगे उस हिसाब से पेमेंट मिलेगी। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट जॉब में आपकी एक सिक्योरिटी होती है, आप पूरी जिंदगी सर्विसेज दुनिया में चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं। मैं हर चीज़ में मैं ये नहीं कहूँगी कि गवर्नमेंट गलत है, सुन लीजिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर चीज़ में गवर्नमेंट गलत है। इनोवेशंस होती हैं, जिद्दत आती है, चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। मतलब सिर्फ ये है और मकसद सिर्फ ये है कि इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके साथ जो सालों से मुलाजिमीन जुड़े हुए हैं आप उनके हक का इस्तेहसाल करना शुरू कर दें। आप जिद्दत लेकर आएँ, आप एडवांसमेंट लेकर आएँ, आप यंग ब्लड लाना चाहते हैं, आप ज़रूर लाएँ, काम बेहतर हो जाएगा। लेकिन इनका क्या कसूर है, इनके बारे में क्या सोचा है, मेरा सवाल ये है। पूरी दुनिया में हेल्थ और एजुकेशन पे बेस्ट बजट का खर्च किया जाता है। आप सब लोगों से, इवन की माचिस की तीली पे भी आप ले रहे हैं या उनसे टैक्स ले रहे हैं, साबन की टिकिया पे भी ले रहे हैं। आप सिर्फ 2 सर्विसेज उनको मुहैया कर रहे थे ना, एजुकेशन और ये जो हेल्थ। अब आप दोनों सहूलतें कम्युनिटी से छीन रहे हैं, तो फिर आप किस चीज़ का टैक्स ले रहे हैं? मुझे जवाब दें, किस चीज़ का टैक्स ले रहे हैं? क्या हमने आपका मैडम वहाँ से जवाब लें? हाँ, मैं आपकी तरह सवाल, मैं गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकती हूँ। आपका कैमरा है, मैं गवर्नमेंट से, मैं वज़ीर आला पंजाब से पूछती हूँ। आपको कैसा लग रहा है कि आपके पंजाब की माएँ बहनें जो हैं वो सड़क पर बैठकर इस गर्मी में एहतजाज कर रही हैं और कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा आकर अभी तक उनसे बात नहीं कर सका, अभी तक आकर उनकी सुनवाई नहीं कर सका? बाकी क्या माशरों में ऐसे होता है कि खवातीन दिन रात रोड्स पे बैठी और उनकी बात सुनने के लिए कोई आए ना? एक बार आके हमें सुने तो सही। अभी आप लोगों का प्लान ये है कि लंबा यहाँ बैठना है? हम बैठेंगे जब तक इनको होश नहीं आ जाता, जब तक ये उस नशे में, इक़्तिदार के नशे से निकल नहीं आते, हम बैठे हैं। ठीक है, ठीक है, दुनिया देख रही है और यहाँ जो है वो आप देखें कि लोग निजकारी के खिलाफ बात कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की बात कर खिलाफ बात। और जब भी निजकारी की बात होती है, वहाँ पर मुलाजिमीन जो है उनको अपनी नौकरी की फिक्र जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और यही हो रहा है यहाँ पर। अगर आप इनकी सुनवाई कर लेंगे, इनकी बात सुन लेंगे, तो कम से कम इनके इसके अंदर ये हौसला ज़रूर होगा कि रियासत और माँ जो है उनकी बात सुनें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा। करना होगा, जीना होगा, मरना होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे जहाँ पर ये तमाम प्रोटेस्ट करने वाले लोग जो अपनी अपनी साइड की स्टोरी सुना रहे थे, अपने अपने मुतालिबात बता रहे थे, क्यों वो यहाँ सड़कों पर मौजूद हैं, दिन रात अपने मुतालिबात के हक़ में एहतजाज कर रहे हैं, वो सब कुछ तो हमने आपको बताया। लेकिन आपको पता है कि जब भी हम हेल्थ से रिलेटेड कोई शो करते हैं तो हमें अंदर की खबर सुनने का बड़ा दिल करता है और हमें आपके साथ शेयर करने का भी दिल करता है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ख़जाना है जो हमें हेल्थ की खबरें जो है ना वो बग़ैर किसी फ़िल्टर के बताते हैं, तो उनको हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे शो में आएँ। वो हमारे हेल्थ के सीनियर रिपोर्टर हैं, कई सालों से हेल्थ की ड्यूटी कर रहे हैं और मुझे भी हेल्थ पे कोई खबर चाहिए होती है तो मैं कहीं इधर उधर नहीं जाती, हमेशा चौधरी साहब को फ़ोन करती हूँ। जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? सर, लोगों के हालात भी हमने दिखा दिए, उनके मुतालिबात भी दिखा दिए, उनकी अपनी अपनी वजूहात, अपने अपने सर्कमस्टांसिस के मुताबिक। अब आपके पास है असल खबर कि ये प्राइवेटाइजेशन का जो नारा है, जो होने जा रहा है, ये होने जा रहा है या नहीं, क्या है पीछे इसके, है कौन? क्या वाकई में ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रॉन्ग है, बुझ करना चाह रही है या सियासतदान अपना कुछ लाना चाह रहे हैं? देखिए सीमल, इसमें जो सबसे बुनियादी बात है कि ये जो प्रोजेक्ट है कि आप आउटसोर्स करने जा रहे हैं, ये नाअहल ब्यूरोक्रेसी का दिया हुआ मंसूबा है
जिसका खमियाजा ये वर्कर्स भी भुगत रहे हैं क्योस की शक्ल में। और हुकूमत के लिए भी ये ज़ाहिर है एक जो है वो नेक नामी तो हरगिज़ नहीं कहेंगे इसको, उनके लिए भी प्रॉब्लम है। ज़ाहिर है पब्लिक तंग होगी तो हुकूमत को उसका हुकूमत को कंसर्न तो होता है। गवर्नमेंट की तो ख्वाहिश होती है कि लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ और आसानियाँ पैदा करें। इसमें जो इस मंसूबे का आप इसकी जो जैसे कहते हैं कि इसकी जो कामयाबी है या इसकी जो आउटकम है उसका अंदाज़ा इससे लगा लें कि अभी इस पर अमल दरामद का आगाज़ नहीं हुआ और ये सूबाई दारुल हुकूमत की सबसे अहम सपोर्ट पंजाब असम्बली के सामने अब चेयरिंग क्रॉस जो है वो आज 2 दिन से ब्लॉक है और ये पूरे पंजाब में पहले मुजाहरे होते रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में इस वक्त भी यहाँ पे ये वर्कर्स मौजूद हैं क्योंकि ये बहुत ही इल प्लान्ड और एक बड़ी ही जो है वो जिसे कहते हैं कि बड़ा एक हौश पौश में किया गया काम है और इसका डिक्टोरियल एक स्टाइल है डिपार्टमेंट की अफसरशाही का, वो हमेशा ही होता है। तो ये जो मौजूदा हेल्थ डिपार्टमेंट हैं दोनों, इनकी जो अफसरशाही है ये उसकी नाअहली है जिसका ये शाखसाना है जो इस वक्त आपको मुझे तो हमेशा ये लगता था कि सियासतदान जो भी मिनिस्टर्स हैं ख़ास तौर पर वो पॉलिसीज़ लेकर आते हैं और अपने इनिशिएटिव लेकर आते हैं। यहाँ तो ऐसा लग रहा है मिनिस्टरों को जो है वो ब्यूरोक्रेसी चला रही है कि जो ब्यूरोक्रेसी चाह रही है वो हो रहा है। देखें ये अनफॉर्चुनेट है कि सूबे में इस वक्त इलेक्टेड हुकूमत है और इलेक्टेड हुकूमत के नुमाइंदे उसके वज़रा होते हैं, उसके मशीर होते हैं, उसके इलेक्टेड लोग होते हैं, उसकी अरकान असम्बली होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा पंजाब में कि मोर और लेस फ्रॉम लास्ट 1.5 डेकेड के ब्यूरोक्रेसी का जो अमल दखल है वो बहुत ज़्यादा होता है पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में और वो पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो उसको जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम को वो एरोड करते हुए या उसको बाईपास करते हुए वो जो कुछ कह रहे होते हैं वही जो है वो माना जा रहा होता है, उसी के ऊपर अमल दरामद किया जा रहा होता है। अब आप इस पे देखें कि ये जो बुनियादी मराकज़ सेहत वाला जो था प्रोजेक्ट, ये जो है ना वो जिस वक्त शुरू किया गया ये 150 BHU जो है वो इब्तदा में स्टार्ट किया गया कि हम 150 BHUs जो हैं वो इनको मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक के नाम पे जो है वो आउटसोर्स करने जा रहे हैं। हालांकि ये BHUs जो हैं वो जब से 85 से बने हैं, उस वक्त चीफ मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ थे जब ये इनकी तमीर शुरू हुई, ये सेटअप जो है वो बनाया गया, BHUs, RHCs, उसके बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर टीचिंग हॉस्पिटल, तो ये एक पूरी हायरार्की थी। 150 BHUs आपने आउटसोर्स किए, प्राइवेट डॉक्टर्स को दे दिए और अमला भी निकाल दिया कि जी ये जो ठेकेदार होगा डॉक्टर, ये वो खुद से अपना अमला जो है वो रखेगा उस BHU में, तो वो डॉक्टर भी होगा, वो ठेकेदारी भी करेगा, तो आप उसको पैसे देंगे। इस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी देखी नहीं गई, इसको पायलट किया ही नहीं गया, बल्कि वो 150 अभी पूरे नहीं हुए थे तो 982 जो हैं वो मज़ीद उसमें ऐड कर दिए, ये 1132 BHUs जो हैं वो उसमें डायरेक्टली ऐड कर दी। 7000 ये एम्प्लॉइज़ हैं जो कि डायरेक्टली इससे जो है वो इस सारे काम से इफेक्ट हो रहे हैं और इसका कोई आउट जो है वो नहीं देखा गया कि इसको किस तरह इनको अकोमोडेट करना है, ये किस तरह जो है वो कहीं और जो है वो इनकी खिदमात जो है वो लेनी है, इसलिए कि ये इनका क्या बनेगा, ये सोचे बगैर, इसके जो है आफ्टर शॉक्स को जो है ना वो गेज किए बगैर, फोरसी किए बगैर, इसके जो इसके प्रॉब्लम्स हैं तो ये इसको जो है वो स्टार्ट कर दिया गया। और दूसरा ना सिर्फ ये किया गया, इसमें जो दूसरी चीज़ ऐड की गई कि आप देखें वो कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर के नाम पे जो लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम है, जो आपका वाहिद प्रोग्राम है जिसको आप कह सकते हैं कि वो उसको जो है वो जब से वो बना है इंटरनेशनली आपके जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, जो आपके गोल्स थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, माँ बच्चे की सेहत के हवाले से जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, उसको कंट्रोल करने के हवाले से, एंटीनेटल केयर के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से एक पूरा एक वो जो है वो एक आप कह लें कि वो एक पैकेज है जिसको वो डील करती हैं लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम जो है, उसको भी आप उनकी खाली पहले उसको डाइंग कार्टर बना दिया गया, अब उसकी जो खाली सीटें हैं 19,000 प्लस वो भी आप ठेके पे दे के तो वो ठेकेदार इंस्पेक्टर भर्ती करेगा, तो वो एक किस्म का आप दिहाड़ी के ऊपर जो है वो मजदूरी करवाएंगे। गवर्नमेंट का फ़ायदा क्या हो रहा है? ये तो समझने की बात गवर्नमेंट की है कि गवर्नमेंट इससे क्या हासिल करना चाह रही है, क्योंकि इससे चीज़ें बेहतर होती तो दिखाई नहीं दे। तो ऐसा क्यों लग रहा है? अभी आपने जैसे जिक्र किया तो मेरे जहन में एक रील घूम रही थी जो पिछले 6 महीने से मैं शो कर रही हूँ, तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो इनका ऑपरेशन चल रहा है वो बहुत अच्छा है, कानून के ऊपर अमल दरामद आप करा रहे हैं, लेकिन हज़ारों ख़ानदान, हज़ारों लोग बेरोज़गार हो गए ना उससे। उसी तरह अब आप हेल्थ में सफाया फेरना शुरू कर दिया, हज़ारों लोग, हज़ारों ख़ानदान मुतासर हो गए, तो ऐसा क्यों लग रहा है गवर्नमेंट नौकरियाँ देने की बजाय लोगों की नौकरियों के पीछे पड़ गई है?
देखिए बात ये नहीं है जो इस नौकरियां देने या नौकरियां जो हैं वो छीनने की जो बात है ना, वो आप एक तरफ रखें उसको, वो तो एक इसका एस्पेक्ट है। इसमें जो ज़्यादा अहम चीज़ देखने वाली है वो ये है कि आप हेल्थ के शोबे की निजकारी करें, और ये निजकारी करके, क्योंकि ये आपका जो सिस्टम है BHU RSE और ये सारा आपका इवन आपके टीचिंग हॉस्पिटल्स ये सर्विस ओरिएंटेड हैं, और इसमें आप जो वर्कर्स हैं उनको जितने आप पैसे पे करते हैं उससे कहीं ज़्यादा उनसे जो है वो सर्विस लेते भी हैं, ठीक है। तो ये सर्विस ओरिएंटेड सिस्टम था, ये सर्विस ओरिएंटेड सिस्टम को आपने टच किया है, और ये आप उसकी जो बेसिक्स हैं, आप उसकी जो बुनियादें हैं BHU और RSE, आप उनको हिला रहे हैं। आप लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम को नहीं छेड़ रहे, आप अपने हेल्थ सिस्टम की जो है वो बुनियाद को छेड़ रहे हैं। तो बुनियाद को छेड़ने से आपकी इमारत जो है वो कितनी मजबूत होगी और आपका सिस्टम जो है वो हेल्थ का वो कितना अच्छा डिलीवर करेगा, ये तो आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो नज़र आ जाएगा। लेकिन सरे दस्त जो दिखाई दे रहा है ये एक डिज़ास्टर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया ज़ही साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और ये जो आखिर में सवाल इन्होंने हुकूमत से किया है और जो कहा है कि फ़िलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि हम एक डिज़ास्टर की तरफ जा रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर, तो उसमें मैं अपना भी हिस्सा डाल दूँ कि ऐसी फीलिंग आ रही है कि लाहौर जैसा शहर जो डायनामिक है, जहाँ प्राइवेटली भी बहुत से क्लिनिक मौजूद हैं, हॉस्पिटल मौजूद हैं, शायद सर्वाइव कर जाए। लेकिन जो दूर दराज के इलाके, जो दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो दूर दराज के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हॉस्पिटल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है और यही सेंटर्स हैं जो वहाँ के लोगों का सहारा हुआ करते थे, वहाँ ये डिज़ास्टर जो है वो बहुत बड़े लेवल पर हो सकता है। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।